बजट सत्र के दूसरे चरण में संसद में कुल 13 विधेयक पेश किए गए। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने बताया कि 12 लोकसभा में और 1 विधेयक राज्यसभा में पेश किया गया। साथ ही कहा कि इस बजट सत्र में 2021-22 और जम्मू कश्मीर के अनुदान के लिए अनुपूरक मांगों को पेश किया गया। बजट सत्र के 8 अप्रैल तक चलने का कार्यक्रम था, लेकिन लोकसभा की कार्यवाही बैठक शुरू होने के मात्र 10 मिनट बाद ही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई। बॉम्बे हाईकोर्ट में ईडी द्वारा दायर हलफनामे में देशमुख की याचिका को खारिज करने की मांग की गई है। साथ ही कहा गया है कि देशमुख जांच को प्रभावित कर सकते हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने गुरुवार को बॉम्बे हाईकोर्ट को बताया कि महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख मनी लॉन्ड्रिंग की साजिश के पीछे मास्टरमाइंड थे और उन्होंने धन इकट्ठा करने के लिए अपने पद का दुरुपयोग किया था। इस मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट आज फैसला सुना सकता है। इससे पहले सीबीआई भी देशमुख पर शिकंजा कस चुकी है। महंगाई के खिलाफ राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने केंद्र सरकार पर हमला बोला है। गहलोत ने ट्वीट किया कि भाजपा को भरोसा हो गया है कि महंगाई कितनी भी बढ़ जाए, लेकिन धार्मिक ध्रुवीकरण से चुनाव जीत लेंगे। उन्होंने कहा कि ये भाजपा के नेताओं का भ्रम है। उन्होंने जनता से आह्वान किया कि आप सब तैयारी कर लें। 2023 में राजस्थान में और 2024 में लोकसभा चुनाव में भाजपा को करारा जवाब देकर राजस्थान से भाजपा का सूपड़ा साफ कर देना है। गोरखनाथ मंदिर कांड के बाद से ही केंद्रीय एजेंसियां सीएम योगी की सुरक्षा को लेकर और सतर्क हो गई है। मंदिर कांड के बाद गोरखनाथ मंदिर में भी अतिरिक्त सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं। इस क्रम में सुरक्षा जवानों की अधिक तैनाती के अलावा तमाम हाईटेक डिवाइस को भी मंदिर परिसर में लगाया गया है। वहीं लोकल इंटेलिजेंस यूनिट को भी सख्त निगरानी के निर्देश दिए गए हैं। गोरखनाथ मंदिर में धारदार हथियार को लेकर घुसने वाले शख्स से एटीएस गहन पूछताछ करने में जुटी है। गोरखनाथ मंदिर हमले के आरोपी मुर्तजा का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें वो हमले के पीछे की वजह बता रहा है। वीडियो में मुर्तजा कह रहा है कि देश में मुसलमानों के साथ सही नहीं हो रहा है, इसलिए उसने इस तरह का कदम उठाया। मुर्तजा ने बताया कि वो टेम्पो से गोरखनाथ मंदिर पहुंचा और फिर उसने हमला कर दिया। इसके अलावा मुर्तजा ने नेपाल जाने की बात मानी है। बताया जा रहा है कि वीडियो मुर्तजा से पूछताछ का है। एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका पर आज सुनवाई होगी। झारखंड हाई कोर्ट दोपहर बाद जमानत याचिका पर सुनवाई करेगा और याचिका में लालू की बढ़ती उम्र और बीमारियों के आधार पर बेल की मांग की गई है। देखते हैं इसमें कोर्ट का रुख क्या रहता है जब सुनवाई करेगा कोर्ट। इससे पहले 11 मार्च और 1 अप्रैल को जमानत पर सुनवाई टल गई थी, तब बड़ा झटका था लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार के लिए। आपको ये भी बता दें कि डोरंडा कोषागार से अवैध निकासी मामले में लालू यादव को सजा हुई है। करने के लिए सीएम भगवंत मान एक्शन में है। मुख्यमंत्री मान ने राज्य के सभी पुलिस कमिश्नर और एसएसपी को चिट्ठी लिखी है। चिट्ठी में 5 अप्रैल को हुई एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स की मीटिंग का भी जिक्र किया गया है। सीएम ने लिखा है कि पंजाब में कानून व्यवस्था की बहाली उनकी सरकार की टॉप मोस्ट प्रायोरिटी है। भगवंत मान ने कहा कि सरकार चाहती है कि कमिश्नर और एसएसपी गैंगस्टर्स के खिलाफ लड़ाई को फ्रंट पर आकर लीड करें। पंजाब विधानसभा चुनाव में शानदार प्रदर्शन करने के बाद आम आदमी पार्टी अब दूसरे राज्यों में फोकस कर रही है। इसी कड़ी में जम्मू कश्मीर के 100 पंचायत सदस्य आज आम आदमी पार्टी का दामन थामेंगे। वहीं पार्टी में शामिल होने से पहले 3 पूर्व विधायक पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल से मिलेंगे और फिर पार्टी में शामिल होंगे। वही खबर ये भी है कि जम्मू कश्मीर के पूर्व मंत्री हर्षदेव सिंह भी आपका दामन थाम सकते हैं। देश की राजधानी दिल्ली में इन दिनों सियासी पारा पूरी तरीके से गरमाया हुआ है। प्रवर्तन निदेशालय की तरफ से बीते दिनों दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उनकी 4.51 करोड़ की संपत्ति को जब्त कर ली थी, जिसके बाद सत्येंद्र जैन के खिलाफ बीजेपी बड़े विरोध प्रदर्शन करने की तैयारी में है। आज दोपहर 1 बजे दिल्ली बीजेपी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी, जिसमें प्रदर्शन की रूपरेखा कैसी होगी उसको लेकर जानकारी दी जाएगी। आंध्र प्रदेश की पूरी कैबिनेट ने इस्तीफा दे दिया है। अब मुख्यमंत्री जगन रेड्डी अपने मंत्रिमंडल का नए सिरे से गठन करेंगे। मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने साल 2024 के विधानसभा चुनाव से पहले कैबिनेट में बदलाव का फैसला किया है। कैबिनेट की बैठक के बाद पहले चरण में अपने इस्तीफे सौंपे। कैबिनेट में एकमात्र सीएम जगन रेड्डी ही बचे हैं जिन्हें इस्तीफा सौंपा गया है। बताया जा रहा है कि 11 अप्रैल को नई कैबिनेट शपथ ले सकती है। बाबा बर्फानी के दर्शन की इच्छा रखने वाले श्रद्धालुओं के लिए अच्छी खबर है। पिछले 2 साल से बंद अमरनाथ यात्रा 30 जून से शुरू होने जा रही है। इसके लिए श्रद्धालु 11 अप्रैल से रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड ने बुधवार ये जानकारी दी।
ये रजिस्ट्रेशन जम्मू कश्मीर बैंक, पीएनबी बैंक, यस बैंक और एसबीआई की 466 ब्रांच पर की जा सकेगी। 43 दिनों तक चलने वाली यात्रा का समापन 11 अगस्त 2022 को होगा। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। सीएनजी की कीमत में लगातार बढ़ोतरी के खिलाफ आज दिल्ली में विरोध प्रदर्शन होगा। जंतर मंतर पर ऑटो, कैब, टैक्सी ड्राइवर करेंगे विरोध प्रदर्शन। ऑटो कैब चालकों ने सीएनजी पर सब्सिडी की मांग की है। वहीं इन्होंने 11 अप्रैल को दिल्ली सचिवालय को घेरने की भी चेतावनी दी है। ऑटो संघ ने कहा है कि सरकार सीएनजी की कीमतों पर लगाम लगाए और किराया बढ़ाए। एक बार फिर से कोरोना को लेकर देश में टेंशन बढ़ने लगी है। दिल्ली में भी कोरोना के मामले सामने आने लगे हैं। पिछले 24 घंटे में 176 नए कोरोना के मामले सामने आए, लेकिन इस दौरान किसी भी मरीज की मौत नहीं हुई। दिल्ली में कोरोना संक्रमण दर 1.68% हो गई। पिछले 24 घंटों में 118 मरीज ठीक हुए, तो वहीं कोरोना के फिलहाल कुल एक्टिव केस 551 है। आपको बता दें कि 6 अप्रैल को संक्रमण दर 1.28% था। बिहार विधान परिषद में एनडीए ने शानदार जीत दर्ज की है। आधी से ज्यादा सीटें एनडीए के खाते में गई है। एनडीए को 13 सीटें मिली हैं, जबकि आरजेडी को 6 सीटों पर जीत मिली है। 4 सीटें निर्दलीय प्रत्याशियों के खाते में गई है। कांग्रेस को 1 सीट पर जीत हासिल हुई है। एनडीए में बीजेपी को 7, जेडीयू को 5 और पारस गुट की एलजेपी को 1 सीट मिली है। वहीं बीजेपी को इस एमएलसी चुनाव में 5 सीटों का नुकसान हुआ है, तो वहीं आरजेडी को सीटों का फायदा हुआ है। बिहार सरकार में बीजेपी कोटे से मंत्री जनक राम ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने मांग की है कि मस्जिदों में होने वाले अजान पर रोक लगनी चाहिए। संविधान के हवाला देने वाले लोगों को जब मस्जिदों पे लाउड स्पीकर बजता है तो पढ़ने वाले बच्चों को कहीं न कहीं बाधाएं पहुंचती है। तो कानून जब देश का संविधान और अम्बेडकर साहब के दिए हुए संविधान के, तो बाबा साहब के हवाला दे करके संविधान की बात करके एक वर्ग को आपने कहीं न कहीं रोक लगा देते हैं, तो मस्जिद पर भी रोक लगनी चाहिए। पेट्रोल डीजल की कीमतों से बेहाल आम लोगों को एमपी में बिजली का जोरदार करंट लगा है। प्रदेश में आज से बिजली महंगी हो जाएगी। एमपी विद्युत नियामक आयोग ने 2022-2023 के लिए बिजली की नई दरें तय की हैं। प्रदेश में बिजली 2.64% महंगी हुई है। 100 यूनिट तक इस्तेमाल करने वाले उपभोक्ताओं पर कोई बोझ नहीं पड़ेगा। 200 यूनिट से ज्यादा जिनके घरों में खपत है, उन पर अतिरिक्त बोझ पड़ने वाला है। रिजर्व बैंक की मौद्रिक समीक्षा नीति खत्म हो गई है। 3 दिवसीय बैठक के बाद आज मौद्रिक नीति का ऐलान किया जाएगा। रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से मुद्रास्फीति बढ़ने के बीच ऐसी संभावना जताई जा रही है कि केंद्रीय बैंक नीतिगत दर को यथावत रख सकता है, लेकिन अब रुख में बदलाव कर सकता है। एमपीसी ने पिछली 10 बैठकों में नीतिगत दर यानी रेपो में कोई बदलाव नहीं किया और साथ ही उदार रुख को बरकरार रखा है। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा का रिजल्ट 8 अप्रैल 2022 यानी आज जारी किया जाएगा, जिसके बाद परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों के रिजल्ट आधिकारिक वेबसाइट updled.gov.in पर उपलब्ध कराए जाएंगे। वहीं यूपीटीआईटी की फाइनल आंसर कल जारी की जाएगी। परीक्षा का आयोजन 23 जनवरी 2022 को किया गया था। गौरतलब है कि यूपीटीआईटी 2021 का रिजल्ट पहले 25 फरवरी को जारी किया जाना था। यूपी के मुरादाबाद में बोर्ड परीक्षा में सामूहिक नकल करवाते सॉल्वर गैंग का पर्दाफाश हुआ है। पुलिस ने इस मामले में 28 लोगों को गिरफ्तार किया है। ये मामला ठाकुर द्वारा कोतवाली इलाके में बीएस इंटर कॉलेज का है। हैरान करने वाली बात यह है कि इसमें कॉलेज का प्रिंसिपल, शिक्षक, महिलाएं और कुछ छात्र भी शामिल हैं। पुलिस को पूछताछ में इस गैंग से बड़े खुलासे होने की उम्मीद जताई जा रही है। नकल के खिलाफ ये कड़ी कार्रवाई मानी जा रही है। चीनी हैकर्स ने कुछ महीने पहले लद्दाख के पास पावर ग्रिड को निशाना बनाया था, जिनका मकसद जरूरी जानकारी चुराना था। अमेरिका के मैसाचुसेट्स की निजी खुफिया फर्म रिकॉर्ड्स फॉर्च्यून ने अपनी एक रिपोर्ट में इस बात का दावा किया है। फर्म ने कहा कि उसने भारत सरकार को ये जानकारी देने के बाद ही रिपोर्ट्स पब्लिश की है। वहीं आरके सिंह ने कहा कि चीनी हैकर्स ने लद्दाख के पास इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स को निशाना बनाने की 2 कोशिशें की थी। यूपी के मैनपुरी में पुलिस ने 25,000 रुपए के इनामी बदमाश को पिस्टल और लूट की बाइक समेत मुठभेड़ में गिरफ्तार किया है। मुठभेड़ के दौरान बदमाश को पैर में गोली लगी है। घायल बदमाश को मैनपुरी के जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मुठभेड़ के दौरान बदमाश ने पुलिस के ऊपर भी फायरिंग कर दी, जिसमें पुलिसकर्मी बाल बाल बचे। गिरफ्तार किए गए बदमाश के ऊपर हत्या और लूट के कई मामले दर्ज हैं। नोएडा में शराब के नशे में हवाई फायरिंग करने के आरोप में एक शख्स गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी का नाम संदीप है।
जो ITI स्कूल में सहायक अधिकारी है और ग्रेटर नोएडा के बीटा 2 थाना क्षेत्र में रहता है। दरअसल संदीप ने शराब के नशे में बेटे और घर वालों को डराने के लिए अपनी लाइसेंसी रिवॉल्वर से हवाई फायरिंग कर दी। इस दौरान वो सुसाइड भी करने की बात कर रहा था। परेशान परिवार वालों ने पुलिस को खबर दे दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। प्रतापगढ़ में गैस से भरा टैंकर लीक हो गया। घटना अयोध्या प्रयागराज राष्ट्रीय राजमार्ग 96 की है, जहां से गुजर रहे टैंकर से गैस लीक होने लगी। गैस रिसाव की सूचना पर मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड गाड़ियां और पुलिस टीम ने रास्ता बंद करवा दिया। पुलिस ने लीक टैंकर के आसपास 3 किलोमीटर तक वाहनों की आवागमन रोक दी। रिसाव को रोकने के लिए प्रयागराज से स्पेशल टीम को बुलाया गया है। किसी भी तरह का हादसा रोकने के लिए पुलिस की टीम रात भर मौके पर मौजूद रही। गनीमत रही कि गैस रिसाव से किसी तरह का हादसा नहीं हुआ। योगी सरकार का बुलडोजर फुल फॉर्म में दिखाई दे रहा है। अलीगढ़ में सरकार के बुलडोजर अभियान के तहत 48 करोड़ की जमीन कब्जे से मुक्त कराई गई। अलीगढ़ विकास प्राधिकरण ने जिले के रामघाट रोड पर बुलडोजर चलवाकर 22 करोड़ की जमीन को अवैध कब्जे से खाली करवा लिया। वहीं अलीगढ़ देहात के महेशपुर में 8 करोड़ की जमीन को खाली करवाया गया। इसके अलावा अतरौली तहसील के साकरा और खैर में भी बुलडोजर से सरकारी जमीनों को खाली करवाया गया। प्रशासन के इस एक्शन के दौरान पुलिस का भी इस्तेमाल किया गया। राजधानी दिल्ली के नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर उस वक्त हड़कंप मच गया जब वहां के प्लेटफॉर्म नंबर 4 और 5 पर आग लग गई। ये आग करीब रात 8:20 पर लगी। जानकारी मिलते ही फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंच गई और करीब 10 से 15 मिनट के बाद आग पर काबू पा लिया गया। इस हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है, लेकिन जब आग लगी तो प्लेटफॉर्म पर मौजूद लोग घबरा गए। घटनास्थल के आसपास धुआं फैल गया। मध्य प्रदेश के सीधी से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां पुलिस ने नाटककारों और पत्रकारों के कपड़े उतरवा दिए। सीधी के नीरज कुंदेर नाट्य समिति के संचालक हैं, जिन पर विधायक केदारनाथ को अपशब्द कहने का आरोप है, जिसके बाद विधायक ने कार्रवाई करते हुए नीरज को जेल भेज दिया और जिसके विरोध में कई पत्रकारों ने प्रदर्शन किया। इनको गिरफ्तार किया गया और कपड़े उतरवा दिए गए, जिनकी तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कटनी में राज्य के सबसे ऊंचे रेल ओवरब्रिज का लोकार्पण किया। 85 करोड़ की लागत से बना ये ओवरब्रिज 1.5 किलोमीटर लंबा है। कटनी शहर में बना ओवरब्रिज, जो रेलवे लाइन के ऊपर 18.04 मीटर ऊंचा है। इस ब्रिज प्रदेश का पहला ग्रेड सेपरेटर भी बनाया जा रहा है, जिसकी क्लियरिंग देने के लिए ब्रिज की ऊंचाई बढ़ाई गई है। ब्रिज के निर्माण में इंजीनियरिंग की अत्याधुनिक तकनीक और सामग्री का इस्तेमाल किया गया है। ब्रिज पर शोर में कमी के लिए नॉइज बैरियर लगाया गया है। बिहार के पटना जिले के बाढ़ में शराब तस्करों ने पुलिस पर फायरिंग की। छापेमारी करने गई पुलिस पर शराब तस्करों ने फायरिंग की, जिसमें थाना अध्यक्ष राजनंद बाल बचे हैं। दरअसल पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि जिसके आधार पर थाना अध्यक्ष ने दल बल के साथ बाढ़ रेलवे स्टेशन के आउटर सिग्नल पर घेराबंदी की। इस बीच तस्कर बोरा में भर कर शराब उतारने लगे। पुलिस को देख शराब तस्कर तुरंत फायरिंग करने लगे और भाग खड़े हुए। तस्वीरें महाराष्ट्र के बुढ़ाना की है, जहां एक तेंदुआ कुएं में गिर गया, जिसके बाद वन विभाग को जानकारी दी गई। फिर शुरू हुआ तेंदुए को कुएं से निकालने का रेस्क्यू ऑपरेशन। पहले तेंदुए को एक मोटे पाइप के जरिए निकालने की कोशिश की गई। काफी देर मशक्कत के बाद एक पिंजरे को कुएं में उतारा गया, जिसके बाद तेंदुए को कई घंटों की कड़ी मेहनत के बाद कुएं से बाहर निकाला जा सका। योगी सरकार के फिर से सीएम बनने के बाद जिला में प्रशासन का बुलडोजर तेजी से दौड़ रहा है। अमेठी में बुलडोजर ने वन विभाग की जमीन पर हुए अवैध कब्जे को तोड़ दिया। दरअसल शिवरतनगंज इलाके में वन विभाग पर रातों रात कब्जा कर कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बनवा दिया गया था। इसी कॉम्प्लेक्स को अधिकारियों ने बुलडोजर चलाकर ध्वस्त करवा दिया और जमीन को सरकारी कब्जे से ले लिया। प्रशासन की कार्रवाई के दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। बिजनौर में भी अब योगी बाबा के बुलडोजर का असर दिखना शुरू हो गया है। प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर मर्डर के आरोपी द्वारा किए गए ग्राम समाज की जमीन पर कब्जे को ध्वस्त करवा दिया। 26 मार्च को दिन दहाड़े राशन डीलर की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। हत्या के मुख्य आरोपी राम बहादुर पर क्राइम कुंडली खंगालने पर सरकारी जमीन पर कब्जे का खुलासा हुआ था। इसी के बाद प्रशासन ने आरोपी के गाँव जाकर सरकारी भूमि पर हुए अवैध निर्माण को ध्वस्त करा दिया।
यूपी के कुख्यात बदमाश रहे मुकीम काला गैंग पर योगी का बुलडोजर चल रहा है। शामली में मुकीम काला गैंग के पनाहगार साबिर द्वारा तालाब की 6.5 बीघा भूमि कब्जाई गई थी। पुलिस प्रशासन द्वारा भूमि पर बुलडोजर चलाकर भूमि को कब्जा मुक्त कराया गया है। साबिर ने तालाब पर बाउंड्री करवा के उस पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया था। प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर अवैध निर्माण ध्वस्त किया। इसके साथ ही शामली नगर पालिका की जमीन पर कब्जे की जमीन को खाली करवा लिया गया है। यूपी के कौशाम्बी जिले में पश्चिम शरीरा थाना इलाके में हफ्ते भर पहले घर में घुसकर महिला की रेप और हत्या करने के मामले में कामयाबी हासिल की। पुलिस ने फरार चल रहे शातिर अपराधी मुश्ताक को एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार कर लिया। पश्चिम शरीरा थाना क्षेत्र कटरी क्षेत्र में पुलिस और मुश्ताक के बीच मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ के दौरान पैर में गोली लगने से शातिर अपराधी मुश्ताक घायल हो गया। पुलिस ने घायल मुश्ताक को जिला अस्पताल में भर्ती करवा दिया है। गाजियाबाद पुलिस ने एनकाउंटर में एक शातिर बदमाश को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस और बदमाशों के बीच ये मुठभेड़ साहिबाबाद इलाके में हुई। पुलिस ने बताया कि चेकिंग के दौरान बाइक से 2 युवक आ रहे थे। चेकिंग के लिए रोकने पर बदमाशों ने फायरिंग कर भागने की कोशिश की, जिसके बाद पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग में जिसमें एक बदमाश के पैर में गोली लग गई। पकड़े गए बदमाश का नाम आफ्ताब है, जिसका इलाज चल रहा है, जबकि फरार हो गए दूसरे बदमाश की तलाश की जा रही है। तस्वीरें महाराष्ट्र के बुरारा की है, जहां एक तेंदुआ कुएं में गिर गया, जिसके बाद वन विभाग को जानकारी दी गई। फिर शुरू हुआ तेंदुए को कुएं से निकालने का रेस्क्यू ऑपरेशन। पहले तेंदुए को एक मोटे पाइप के जरिए निकालने की कोशिश की गई। काफी देर मशक्कत के बाद एक पिंजरे को कुएं में उतारा गया, जिसके बाद तेंदुए को कई घंटों की कड़ी मेहनत के बाद कुएं से बाहर निकाला जा सका। डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने कहा कि गुरमीत राम रहीम हार्डकोर क्रिमिनल नहीं है। साथ ही कोर्ट ने ये भी कहा कि राम रहीम को फरलो और पैरोल दिए जाने पर हाईकोर्ट को ऐतराज नहीं है। कोर्ट ने ये फैसला डेरा प्रमुख की फरलो के खिलाफ दाखिल याचिका के बाद सुनाई। बता दें कि हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर आरोप लगाया गया था कि पंजाब विधानसभा चुनावों को प्रभावित करने के लिए डेरा प्रमुख को फरलो दी गई है। पंजाब विधानसभा चुनाव में शानदार प्रदर्शन करने के बाद आम आदमी पार्टी अब दूसरे राज्यों में फोकस कर रही है। इसी कड़ी में जम्मू कश्मीर के 100 पंचायत सदस्य आज आम आदमी पार्टी का दामन थामेंगे। वहीं पार्टी में शामिल होने से पहले 3 पूर्व विधायक पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल से मिलेंगे और फिर पार्टी में शामिल होंगे। वही खबर ये भी है कि जम्मू कश्मीर के पूर्व मंत्री हर्षदेव सिंह भी आपका दामन थाम सकते हैं। अस्पताल के स्ट्रेचर पर लेटे इस शख्स का नाम सोनू शर्मा है, जिसे निशाना बनाया आतंकियों ने। घटना पुलवामा की है, जहां सोनू शर्मा पर आतंकियों ने फायरिंग कर दी। घायल शख्स का इलाज अस्पताल में जारी है और उसकी हालत स्थिर है। सोनू पंजाब के पठानकोट का रहने वाला बताया जा रहा है। बीते 5 दिनों में गैर कश्मीरियों पर हमले की ये तीसरी घटना है। पुलिस और सेना की टीम ने इलाके की घेराबंदी कर दी है और आतंकियों की तलाश शुरू कर दी है। यूपी के फर्रुखाबाद कब्रिस्तान की जगह पर हुए अवैध अतिक्रमण पर योगी का बुलडोजर चला। यहाँ 3 दबंगों ने पिछले 8 सालों से अतिक्रमण किया हुआ था। अतिक्रमण की शिकायत मुतलवी मोहम्मद हुसैन रिजवी ने सीएम योगी से की। प्रशासनिक अधिकारियों ने मामले की जांच की। आरोप सही निकलने पर नायब तहसीलदार नगर पालिका की टीम के साथ पहुंचे और अतिक्रमण को बुलडोजर की सहायता से हटा दिया गया। अतिक्रमण हटाने के समय महिलाओं ने विरोध किया। श्रीलंका में विपक्षी दल राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे से इस्तीफे पर अड़ गए हैं। विपक्षी दलों ने साफ किया है कि राष्ट्रपति गोटबाया के इस्तीफे के बगैर वो किसी एकता सरकार में शामिल नहीं होंगे। ऐतिहासिक आर्थिक संकट से जूझ रहे श्रीलंका में कोई वित्त मंत्री नहीं बनाना चाह रहा है। आम लोग भी देश की कंगाली के लिए राष्ट्रपति गोटबाया को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। देश भर में उनके खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है। श्रीलंका सरकार ने मौजूदा आर्थिक संकट से उबरने के लिए एक विशेष कमेटी का गठन किया है। कमेटी विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से संपर्क कर आर्थिक संकट से उबरने का राय लेगा। साथ ही विदेशी मुद्रा भंडार में हो रही कमी पर लगाम लगाने के लिए उपायों पर चर्चा करेगा। उधर वित्त मंत्री पद से इस्तीफा देने वाले अली साबरी ने विपक्ष से सरकार के प्रति रुख में बदलाव लाने का आग्रह किया है। संकट से जूझ रहे श्रीलंका में भारत एक अच्छे पड़ोसी की भूमिका निभा रहा है। श्रीलंका के पूर्व विस्फोटक बल्लेबाज और कप्तान शरद जयसूर्या ने पीएम मोदी की जमकर तारीफ की है।
जयसूर्या ने कहा कि भारत ने बड़े भाई के तौर पर हमारी मदद की है, इसलिए हम भारत और पीएम मोदी के आभारी हैं। पूर्व क्रिकेटर ने आर्थिक संकट के लिए मौजूदा सरकार पर हमला बोला। जयसूर्या ने लोगों से शांतिपूर्ण प्रदर्शन की अपील की।